अच्छा बेटा, आज वैसे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पीएमसी के सिलेबस में, ये लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, मगर पढ़ा इसलिए रहे कि उन चैप्टर्स के अंदर ये शामिल है जो पीएमसी के सिलेबस में चैप्टर हैं। अल्काइल हैलाइड उसके अंदर ये शामिल है, फेडरल की बुक के अंदर, तो इसलिए एहतियातन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि कोई क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस तरह हुआ था कि जो पीएमसी के चैप्टर शामिल थे उसके अंदर जो टॉपिक नहीं थे वो भी उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। बच्चे बता रहे थे सर वो चीजें आ गई, ठीक है, इसलिए जो है वो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से इतने नहीं आएंगे, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो जीटी मैंने बनाई उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस को इसमें अमाइन की बेसिसिटी है, ये जरूरी है। वैसे भी ये अमाइन की आपको कहा जाए भाई इसकी बेसिसिटी को कंपेयर करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या अमोनिया या एनिलीन, ठीक है, तो उसी हिसाब से भी क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है। और नहीं तो ये जो हम अब पढ़ रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल्स, जो नाइट्राइल्स हैं उनकी कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, और दूसरी थी रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट जो कल हमने पढ़ लिया था AlH4, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिएक्शन आगे भी हमने पढ़ने हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसलिए मैं कहता ठीक है अभी पढ़ लो, ताकि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे तो समझे आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी ये टॉपिक। तो आज ही इस अमाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अमाइन को थोड़ा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, ठीक है, जीटी के अंदर। और ग्रिग्ना रीजन आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा बेटा। ग्रिग्ना रीजन से लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस कुछ आ गए थे, इसलिए आपको पढ़ना है ग्रिग्ना रीजन, ये अहम भी है। और ये सारे जितने भी सिलेबस हैं सबके अंदर शामिल है ग्रिग्ना रीजन, मतलब सिंध के सिलेबस में भी है, पंजाब के में भी है, फेडरल के सिलेबस में भी है और केपीके के सिलेबस के अंदर भी मौजूद है, तो इसी हिसाब से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। बेटा जो नाइट्राइल्स हैं उनकी रिडक्शन, अब उनके लिए कैटालिटिक रिडक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे। देखो बेसिक चीजें तो याद करनी पड़ेंगी आपको कि कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं इसके लिए। अब एक इस्तेमाल करते हैं रुबिडियम Al2O3, ये है बेटा एक कैटलिस्ट ये यूज करते हैं। रुबिडियम RH रुबिडियम है और Al2O3 उसके साथ कंबाइन में Al2O3 होगा, या प्लाटिनियम होगा कैटलिस्ट, या रेनी निकल, और निकल और एल्यूमिनियम का अलग ही होगा, जिसको हम क्या करते हैं कास्टिक सोडा के अंदर डिजॉल्व करते हैं। रेनी निकल एल्यूमिनियम का अलग ही डिजॉल्व करेंगे कास्टिक सोडा के अंदर इसको। तो ये कैटलिस्ट यूज करते हैं किसके लिए, रिडक्शन के लिए। कैटालिटिक रिडक्शन किसकी, नाइट्राइल की। बेटा नाइट्राइल की कैटालिटिक रिडक्शन मतलब नाइट्राइल से हम अमाइन बनाएंगे, जो नाइट्राइल हैं उनको कन्वर्ट करेंगे हम अमाइन के अंदर। तो अब देखो ये एक कंपाउंड हमने लिया है, मिथाइल साइनाइड, और इसका आइपिक नेम है इथेन नाइट्राइल। बेटा क्योंकि दो कार्बन है इसके अंदर, दो कार्बन है तो ये इथेन है, इथेन नाइट्राइल। और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं H2 हाइड्रोजन। जाहिर है हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तभी अमाइन बनेगा। बेटा जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन इसके साथ, और बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। और कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, रुबिडियम Al2O3, ये कैटलिस्ट है। अब क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगी इसके अंदर, दो हाइड्रोजन इसके साथ दो इसके साथ, ये बन जाएगा कंपाउंड, जिसका नाम है इथेन अमाइन। ठीक है। अच्छा दूसरा
ये है कंपाउंड बेंजाइल साइनाइड। बेटा बेंजाइल, ये फार्मूला एक्चुअली बेंजाइल का है। बेंजीन उसके ऊपर CH2 ग्रुप लगा हुआ था, हमको मैंने पढ़ाया था कि बेंजाइल होता है। जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लग जाता है ना तो उसको कहेंगे बेंजाइल, और उसके साथ साइनाइड लगा हुआ है तो ये बन गया बेंजाइल साइनाइड। इसके अंदर भी 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे। शायद बुक के अंदर 1 मोल लिखा हुआ है मगर 1 मोल से काम नहीं चलेगा, वही सेम रिएक्शन होगा। 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है 2H2 लेंगे हम। और कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? निकल यूज कर लो, प्लाटिनम यूज कर लो, रेनी निकल यूज कर लो। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, 2 इसके साथ, ठीक है। ये बन जाएगा कंपाउंड CH2 CH2 CN। ये बेटा CN लग जाएगा। यहाँ पे CN लगा हुआ, पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 मिनट में मिटा रहा हूँ उसको, दोबारा लिख रहा हूँ ये। CH2 CN, ओ सॉरी CN नहीं, NH2 सॉरी, NH2। क्योंकि बेटा 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, 2 इसके साथ, अमाइन बन जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 इसके साथ लगी और बन गया प्राइमरी अमाइन। तो इसको पढ़ते हैं फीन इथाइल अमाइन। फीन इथाइल अमाइन पढ़ेंगे, फिनाइल इथाइल अमाइन नहीं होगा, फीन इथाइल अमाइन होगा ये, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये हो गया इसका बेटा नाइट्रल की रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कैटलिस्ट याद कर लो और आगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो भी याद कर लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के ऊपर लग जाता है उन कंपाउंड्स की रिडक्शन, तो उनके लिए रिएजेंट्स कौन से यूज करेंगे हम? बेटा नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए कौन से रिएजेंट्स हम यूज करेंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स एक है बेटा आयरन Fe, उसके साथ HCl, या Fe इसके साथ H2SO4, ठीक है। देखो बेटा एक FeHCl भी यूज कर सकते हैं, FeH2SO4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यूज कर सकते हैं हम SnHCl, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। SnHCl को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए, और ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ये जितने भी रिएजेंट्स हैं ये बेटा नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। Fe जब HCl के साथ मिलेगा तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, और नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी? नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करेगी। नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करेगी किसके अंदर? प्राइमरी अमाइन के अंदर। तो देखो इथाइल साइनाइड है ये, ओ सॉरी इथाइल नाइट्रोइथेन, बेटा नाइट्रोइथेन,
ये नाइट्रोइथेन। और कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? एसेंस ACL, ठीक है। और ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। बेटा ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ये जो रिएजेंट है नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी? NO2 को NH2 में तब्दील करेगी। NO2 को किस में तब्दील करेगी? NH2 के अंदर। ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2, ये बन जाएगा। मतलब NO2 रिड्यूस हो गया NH2 के अंदर। बेटा NO2 है रिड्यूस किसके अंदर हुआ? NH2 के अंदर। ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन लग गई है। बन गया इथेन अमाइन, और दूसरा बनेगा वाटर। बेटा दूसरा H2O बन जाएगा। अच्छा उसके बाद है ये एनिलीन है, और यहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है 4 नाइट्रो एनिलीन। बेटा ये एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाता है तो एनिलीन हो गया। देखो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो एनिलीन, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये 5, ये 6 हो गया, तो हो गया 4 नाइट्रो एनिलीन। 4 कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये पेरा नाइट्रो एनिलीन, या इसको पढ़ेंगे पेरा नाइट्रो एनिलीन। पेरा नाइट्रो एनिलीन, पेरा नाइट्रोलिनिन। तो इसकी भी हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। जो नाइट्रो ग्रुप है वो रिड्यूस होगा किसके अंदर? NH2 के अंदर। और कौन से रिएजेंट लेंगे? Fe और H2SO4, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा जो NO2 को NH2 में तब्दील करेगा। बेटा NO2 किस में तब्दील होगा? NH2 के अंदर। NH2 बन गया, ये NH2 इधर आ गया। दूसरा क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा, ठीक है। और नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आएगी? इनकी रिएक्शन से आएगी, Fe और H2SO4 से। और ये बन गया है, देखो यहां से हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6। बेंजीन 1,4 डायमाइन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 डाई अमाइनो बेंजीन। बेटा 1,4 डाई अमाइनो बेंजीन भी इसको लिख सकते हैं। तो ये थी नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन। तो बेटा नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन के लिए आपको रिड्यूसिंग जो एजेंट्स हैं जो इसको रिड्यूस करते हैं वो याद करने पड़ेंगे, और ये याद करना पड़ेगा कि NO2 ग्रुप किसके अंदर रिड्यूस हो जाता है? NH2 के अंदर, और प्राइमरी अमाइन बन जाता है। अच्छा अब आते हैं रिडक्शन। मेन पॉइंट वेरी है रिडक्शन ऑफ अमाइड। एक हटाई वाली हां ए इतनी ये समझ में कैसे? ठीक है बेटा, जो रिडक्शन है किसकी? अमाइड की, और वो भी किसके अंदर? प्राइमरी अमाइन के अंदर।
जो अमाइड्स होते हैं उनकी रिडक्शन। देखो बेटा, अमाइड का जनरल फार्मूला ये होता है, ये इनका जनरल फार्मूला है। तो अब इसमें क्या होगा, जो है प्राइमरी अमाइड बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगी बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे बस। देखो, ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे बस। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं LiAlH4। ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट जो अमाइड को रिड्यूस करेगा किसके अंदर? प्राइमरी अमाइन के अंदर। देखो, ये बेटा अमाइड है, उसको रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 के साथ, तो क्या होगा? CO ग्रुप किस में रिड्यूस होगा? CH2 के अंदर। बेटा ये जो CO ग्रुप है, ये अलग ग्रुप, ये रिड्यूस हो जाएगा CH2 के अंदर, तो बन जाएगा RCH2NH2। ये बन गया, देखो RCH2NH2, और दूसरा क्या बनेगा? H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये है अमाइड रिडक्शन। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो LiAlH4 है। तो अब देखो, इसको ले लेते हैं हम, इथेन अमाइड या प्रोपेन अमाइड ले लो, ठीक है। तो ये है इथेन अमाइड, और ये रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। बेटा LiAlH4, तो अब क्या होगा? ये ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा CH3CH2NH2। तो ये बेटा ऊपर बना है प्राइमरी अमाइन, और ये भी प्राइमरी अमाइन है, इथेन अमाइन। 1 डिग्री है। अब आते हैं प्रोपेन अमाइड। बेटा प्रोपेन अमाइड, देखो प्रोपेन अमाइड और रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। ये जो CW ग्रुप है ये रिड्यूस होगा CH2 के अंदर। और बन जाएगा प्रोपेन अमाइन। और इसके अंदर कार्बन की जो चेन है वो इंटेक्ट रहती है, कार्बन की बेटा चेन इंटेक्ट रहेगी, डिक्रीज नहीं होगी। मगर दूसरा ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर डिग्रेडेशन होती है। बेटा इसका एक नीचे और रिएक्शन लिखा होगा जिसके अंदर लिखा होगा डिग्रेडेशन ऑफ द अमाइड चेन। जो अमाइड की चेन है उसके अंदर डिग्रेडेशन होती है, एक कार्बन कम हो जाता है, उसके अंदर एक कार्बन बेटा लेस हो जाएगा, डिग्रेडेशन होगी। ठीक है, डिग्रेडेशन अमाइड चेन। तो अब देखो ये
प्रोपेन अमाइड, जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो चेन की बेटा डिग्रेडेशन होगी। ये 3 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन का अमाइड बन जाएगा, और अमाइन जो बनेगा 2 कार्बन होगा, इथेन अमाइन बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाएगी, CO2 रिमूव हो जाएगा ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर बेटा CO2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा, मतलब ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, इथेन अमाइन। बेटा बनेगा इथेन अमाइन। और जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स बाकी लिखे हुए हैं वो एक्चुअली बैलेंस नहीं है, अब देखोगे तो इसके अंदर बैलेंस नहीं है इक्वेशंस। ये बना रहा है HBr और कार्बन डाइऑक्साइड, मगर उसी से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। अगर दूसरी बुक्स पढ़ोगे आप लोग तो उसमें से आएगा तो बनेगा KBr और दूसरा बनेगा K2CO3, क्योंकि इसके अंदर बेस भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। बेटा रिएक्शन के अंदर बेस भी हिस्सा लेता है। तो ऊपर वाला देखो रिएक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड चेन, अमाइड चेन की डिग्रेडेशन हुई है, कम हो गई, मगर इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, इसके अंदर डिग्रेडेशन नहीं हुई है। अमाइड की जो चेन है इंटेक्ट रहती है, जितने इसमें कार्बन है 1 2 3, इसके अंदर भी देखो 1 2 3 कार्बन रहे, इसके अंदर भी 2 कार्बन है तो इसके अंदर भी देखो 2 कार्बन, इंटेक्ट रही चेन, ये इसके अंदर चेन इंटेक्ट रहती है, मगर ये जो रिएक्शन है इसके अंदर डिग्रेडेशन हो जाती है, मतलब प्रोपेन अमाइड से आपको इथेन अमाइड मिलेगा और CO ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा। तो बेटा CO ग्रुप क्या हो जाएगा, इसके अंदर रिमूव हो जाएगा। और दूसरी बुक्स के अंदर अगर ये आप देखेंगे तो इसके जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं बेटा वो नहीं है, ये तो सही है, मेन प्रोडक्ट यही है इथेन अमाइन, मगर जो बाय प्रोडक्ट्स हैं बेटा बाय प्रोडक्ट्स चेंज हैं, उनके अंदर एक लिखा हुआ है K2CO3, एक लिखा हुआ है K2CO3 के K2CO3 बनेगा, और दूसरा लिखा हुआ है KBr बन जाएगा, K2CO3 बनेगा, KBr बनेगा। मगर जो हमारे पास इधर बुक दी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और दूसरा बनेगा HBr। तो आप देखोगे तो इसमें HBr Br बैलेंस नहीं है। आपके पास बुक होगी, देख लो, एक साइड पर एक Br है, जबकि दूसरी साइड पर देखो दूसरा एक मतलब 2 Br है और दूसरी साइड पर एक Br है। देखो एक साइड पर Br2 है और दूसरी साइड पर क्या है बेटा एक Br लिखा हुआ है, HBr तो एक Br एक है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं दूसरी बुक से अंदर पढ़ोगे तो ये प्रोडक्ट है, आप इसको बैलेंस करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे हम, इधर क्या लगेगा 4 लगेगा, और ठीक है, ऑक्सीजन कितनी हो गई है इसमें देखो, ऑक्सीजन 4 1 5 3, अच्छा ठीक है, मगर ये दूसरी बुक्स के अंदर है, मैं बता दूं आपको, भले आप चेक कर लेना। जो इसके अंदर है बेटा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं CH3 CH2 NH2 प्लस Br2 KOH, तो उसकी डिग्रेडेशन होगी। बस आप ये तो याद कर लें कि भाई डिग्रेडेशन के लिए रिएजेंट्स कौन से यूज होते हैं, दूसरी बुक्स में भी रिएजेंट्स यही है, डिग्रेडेशन के लिए एजेंट Br2 और KOH है। बेटा Br2 और KOH जब यूज करेंगे तो डिग्रेडेशन होगी, और जो आगे अमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन लेस होगा, इसमें 3 कार्बन तो उसमें अंदर देखो 2 कार्बन है। ये बेसिक चीज है जो आपको याद करनी। बाकी जो बाय प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट इसके अंदर जो बुक में लिखे हैं वो एक लिखा हुआ है HBr और दूसरा बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ये है इसकी। ठीक है, जो दूसरी बुक्स में आपको मैं बता दूं
उसमें K2CO3 KBr है और वाटर है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया रिएक्शंस। प्रिपरेशन इसकी कंप्लीट हो गई, उसको कहते हैं होफमैन डिग्रेडेशन। बेटा होफमैन डिग्रेडेशन इसको कहा जाता है। तो होफमैन डिग्रेडेशन के लिए रिएजेंट्स याद कर लो कि होफमैन डिग्रेडेशन के लिए कौन से हम रिएजेंट्स यूज करते हैं, Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बस ये याद कर लो। हाँ, डिग्रेडेशन नहीं हुई है, अगर चेन इंटेक्ट रहती है तो हम ये यूज करेंगे। अगर AlIAlH4 यूज करेंगे तो प्रोपेन अमाइड प्रोपेन अमाइन में तब्दील हुआ, मगर डिग्रेडेशन नहीं हुई है, चेन इंटेक्ट रही है। अगर चेन को डिग्रेड करना है तो रिएजेंट्स चेंज करने पड़ेंगे, Br2 और KOH यूज करेंगे हम। तो उसमें जो अमाइन बनेगा उसमें एक लेस कार्बन होगा चेन के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है वो कंपैरिजन। बेटा बेसिसिटी ऑफ द अमाइन एंड अमोनिया कल पढ़ लिया था हमने, अमोनिया की बेसिसिटी और अमाइन की बेसिसिटी। तो उसमें है कि जो अमाइंस है वो ज्यादा बेसिक है। बेटा जो अमाइंस है वो ज्यादा बेसिक है अमोनिया से, ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था। कि ये अमाइन जो है ज्यादा बेसिक है, जिनमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये ज्यादा बेसिक है। किससे? अमोनिया से। रीजन इसके अंदर अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें कार्बन sp3 है, हेबेड है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। बेटा ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। किसको देगा, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और जब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी। अगर दो अल्काइल ग्रुप लगेंगे तो और ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक है। तो इस हमारा अंदाजा कि टर्शरी उससे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, टर्शरी ज्यादा है। टर्शरी में क्या होता है, 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। टर्शरी के अंदर बेटा 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, इसलिए वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। मगर रीजन ये कि टर्शरी के अंदर जो 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, बेटा 3 अल्काइल ग्रुप जो हेवी ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं, वो स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं। जो टर्शरी के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा करते हैं। किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। और वो प्रोटॉन वहां तक अमाइन तक अप्रोच नहीं कर पाता। जो प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसको करना है, बेस ने, प्रोटॉन को डोनेट करना है। बेटा जो बेस होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसको करेंगी, जो बेसिस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, लोन पेयर डोनेट करती हैं प्रोटॉन को। तो वहां तक प्रोटॉन का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, रुकावट होगी हुजूम की वजह से। जो बल्कि ग्रुप 3 ग्रुप लगे हुए वो एक स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन का पहुंचना वहां तक मुश्किल हो जाता है। इसलिए टर्शरी जो अमाइंस होती हैं उनके बेसिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो जाता है, बेटा बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो जाता है। सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, किसे, प्राइमरी से, ठीक है। प्राइमरी ज्यादा बेसिक है टर्शरी से। और टर्शरी का रीजन, हालांकि ये टर्शरी क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप हैं,
जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। मगर टर्शियरी अल्काइल जो ग्रुप है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर देता है प्रोटॉन की अप्रोच के लिए। प्रोटॉन यहां तक अप्रोच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा? अमाइन आएगा। उसके बाद कौन आएगा? बेटा एनिलीन आएगा। एनिलीन, क्योंकि एनिलीन के अंदर ये होता है कि बेंजीन की रिंग की वजह से रेजोनेंस पैदा हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा रिंग को, तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। बेटा नाइट्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। किसको दे देता है? रिंग को देता है। बजाय प्रोटॉन को देने के वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है, लोन पेयर रिंग को डोनेट कर देता है ये, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अवेलेबल नहीं होता प्रोटॉन के लिए, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से भी कम हो जाती है। जो अमाइन की बेसिसिटी बेटा कम हुई है वो इसलिए कि जो अमाइन के पास लोन पेयर है वो रिंग को दे देता है। आपको पढ़ाया था मैंने इनके अंदर जो मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर, कि मेसोमेरिक इफेक्ट में जो ये NH2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है रिंग को, रिंग के अंदर रेजोनेंस पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है, अमोनिया से भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है एनिलीन जो है, एनिलीन बेटा लेस बेसिक होगा। किससे? अमोनिया से। हाँ, फिर अल्काइल ग्रुप अगर हम चेंज करेंगे तो ये बेसिस्टिक ऑर्डर ये नहीं रहेगा। अगर हम इथाइल ग्रुप के अंदर बेसिस्टिक ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल के अंदर चेंज हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल के अंदर चेंज हो जाएगा। मगर हम ज्यादा इसमें डिटेल में या डीप में जाना नहीं चाहते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा डीप में हम जाएं। ठीक है, वो तो हम जब ये तब जाना चाहिए जब वो टॉपिक पेपर के अंदर शामिल हो। जब ये टॉपिक शामिल ही नहीं है पीएमसी के सिलेबस के अंदर तो हम इसको पढ़ लेते हैं, सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं, ज्यादा थारोली पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं, ना आप जाना इसकी डीप में, क्योंकि डीप में जाएंगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा मिल जाएंगी इसके अंदर। हर टॉपिक का बहुत ज्यादा डीप होता है बेटा, तो मगर डीप में नहीं जाना है, हमें थारोली पढ़ना है कि बेसिक चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी बेसिसिटी कम क्यों है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा क्यों है, रीजन क्या है उसका। जिस तरह टर्शियरी जो अमाइन है 3 डिग्री अमाइन, ये लेस बेसिक क्यों हो जाता है? तो जाहिर बात है इसके ऊपर जो 3 अल्काइल ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसको ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इस पर है। मगर ये जो 3 अल्काइल ग्रुप है ये हिजूम है, हिजूम की वजह से प्रोटॉन का वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीजन ना होता, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीजन ना होता तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होता, मगर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो गई और सेकेंडरी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो गई। तो आप देखो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी बेसिक है प्राइमरी से, प्राइमरी बेसिक है टर्शियरी से, टर्शियरी बेसिक है अमोनिया से, अमोनिया बेसिक है एनिलीन से। मगर अल्काइल ग्रुप कौन सा? मिथाइल हो तब, और यहां बुक में भी मिथाइल दिया गया है। अब आते हैं कुछ और रिएक्शन है अमाइन की। बेटा अमाइन के रिएक्शन से ये अमाइन की रिएक्शन हैं। ठीक है, अब एक है एसिड हेलाइड के साथ, रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ एसिड हेलाइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ एसिड हेलाइड। बेटा रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ एसिड हेलाइड, और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन होगा। बेटा एसिड रिएक्शन होगा, अल्काइल हेलाइड और एसिड हेलाइड। ये एसिड हेलाइड है। बेटा एसिड हेलाइड का फार्मूला यहाँ पे आप
एक्स भी लगा सकते हो। ये एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड। प्लस किसके साथ रिएक्शन? अमाइन के साथ। RNH2। तो ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसको मैं इस तरह लिख देता हूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, इसके बराबर की पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रिक ज्यादा होती है बेटा। जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव। और NH2 के ऊपर कौन सी चार्ज होगी? नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और यहां से बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। H मिलेगा Cl के साथ और ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये निकल रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो इसकी जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल लगेगा बेटा। ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव आयन, इसकी जगह पे ये दूसरा नेगेटिव आयन लग जाएगा और बन जाएगा कंपाउंड RC⸻O NHR, ये बन जाएगा बेटा। देखो Cl की जगह पे NHR लग गया, Cl की जगह पे क्या लग गया? NHR लग गया और प्लस में बन गया HCl। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर देखो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एसिड अमाइड। तो इसको हम पढ़ेंगे, है तो एसिड अमाइड ये, मगर नाइट्रोजन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा तो इसको लिखेंगे एन अल्काइल। एन का मतलब है नाइट्रोजन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एसिड अमाइड। अगर सपोज करते हैं हम ये रिएजेंट्स लेते हैं, एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं और प्लस इथाइल अमाइन लेते हैं, ये इथेन अमाइन ले लेते हैं। देखो ये सेम ही कंपाउंड है बेटा, इसी तरह ही का ही है। एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ? प्राइमरी अमाइन के साथ। अब देखो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रिक ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, इसकी जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल लगेगा, तो बन जाएगा CH3 C⸻O। अब क्या होगा? N नाइट्रोजन, उसके साथ H लगा हुआ है और यहां पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप और प्लस में बन गया HCl। H और Cl मिलकर एसिड बने। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे N इथाइल। बेटा N इथाइल मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, N का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन है, उस पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। और बाकी ये कौन सा है? इसको हम क्या पढ़ेंगे फिर? इथेन अमाइड। अब उसके बाद जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ अल्काइल हैलाइड, ये हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन अमाइन का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अब इसमें प्राइमरी तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो इथाइल अमाइन है ये,
बेटा इथाइल अमाइन, ये रिएक्ट करता है इथाइल आयोडाइड के साथ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन होगा, एशियन रिएक्शन होगा। किस तरह? इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी और इथाइल ग्रुप लग जाएगा। देखो बेटा इस तरह हो जाएगा, बन जाएगा डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन बन गया। बेटा दो इथाइल ग्रुप, एक लगा हुआ पहले से, एक और लग गया इथाइल ग्रुप। कहां से आया? अल्काइल हैलाइड से। और प्लस में क्या बनेगा? HI बनेगा। डाई इथाइल अमाइन, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। अब इस डाई इथाइल अमाइन को बेटा डाई इथाइल अमाइन रिएक्ट करता है और इथाइल अमाइन के साथ, एक और, तो अब क्या होगा? ये भी एशियन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन की जगह पे इथाइल ग्रुप लग जाएगा और बन जाएगा ट्राई इथाइल अमाइन। बेटा ट्राई इथाइल, 3 इथाइल ग्रुप लगे, इसका मतलब है अल्काइलेशन हो रही है अमोनिया के साथ, अमाइन की। देखो इसको हम कह सकते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। बेटा अमाइन की अल्काइलेशन हो रही है, अमाइन में से हाइड्रोजन रिप्लेस और उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं। देखो पहले एक लगा हुआ था, फिर दूसरा लग गया, फिर तीसरा लग गया। ये 3 अल्काइल ग्रुप लगे प्लस HI, ट्राई इथाइल अमाइन। अब ट्राई इथाइल अमाइन को दोबारा रिएक्शन कराएंगे हम। इथाइल तो बनेगा क्वार्टनरी टेट्रा ये बन जाएगा। बेटा बन जाएगा क्वार्टनरी इथाइल या टेट्रा इथाइल कह दो, अमोनियम आयोडाइड। और फिर इनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी डिस्टिलेशन करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये एक्चुअली सब साल्ट वाली फॉर्म होगी, क्योंकि जब ये आपस में मिलेंगे तो ये भी साल्ट बन जाएगी, ये भी आपस में मिलेगी तो साल्ट बन जाएगी, ये ऑलरेडी साल्ट में फॉर्म है। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? इनके साल्ट में से, इनके जो साल्ट है, सबके बेटा साल्ट है, इनमें से वो क्या करेगा? प्राइमरी सेकेंडरी और जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को क्या करेगा? अलग करेगा। मगर जो क्वार्टनरी होता है अमोनियम साल्ट, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा बेस का। ठीक है, ये वैसे भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको। और फिर इनको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका 95 है, इसका शायद 65 है, और जो प्राइमरी था उसका जो है शायद 19 है। इस तरह इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट लिक्विड्स फ्रॉम मिक्सचर एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर सेपरेट हो जाता है। जैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल की, तो पेट्रोलियम फ्रैक्शन अलग हो जाती है, जो डीजल फ्रैक्शन अलग हो जाती है,
और पेट्रोलियम ईथर अलग हो जाता है, या सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह जो हर कंपोनेंट है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो ये भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया इनका रिएक्शंस। अच्छा, उसके बाद बेटा एक और रिएक्शन है जो अल्डेड के साथ, ये है अल्डेड कीटोन के साथ। तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन वाह वो साइंस सवाल पहुंचे गया। विद अल्डेड हाँ, सवाल पहुंचे गया। और कीटोन, अल्डेड के साथ या कीटोन के साथ। अच्छा, इसमें फॉर्मेशन होती है इमीन की। सब गिलास आले ठंडा है ये। बेटा इमीन से बनते हैं, इमीन बनते हैं। ठीक है, इमीन्स की फॉर्मेशन होती है, या मारे पास उठो वाला है बाकी इसमें बीजू लगाए ट्रेनिंग कर रही है। फॉर्मेशन होगी किसकी? कदें कदें सुठल शेफ्स बेस। क्या बात। ओ आई वजह बेटा शेफ्स बेस की फॉर्मेशन होगी, वो इमीन को कहा जाता है, शेफ्स बेस। शिवा तो अब देखो, थपति आए जसवंत ने पछमो इमीन बनेगा बेटा, के पछो जाए जसवंत। इमीन्स बनते हैं इससे। संबाड़ानी से बचोता है। ठीक है, या शेफ्स बेस भी कहा जाता है इनको, जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा अल्डेड कीटोन के साथ। अच्छा, इसके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ऐसे सुने सुने कंडेंसेशन का मतलब है एडिशन प्लस एलिमिनेशन। बेटा एडिशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगी। एडिशन भी होगी, दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड भी होंगे, विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी हो जाएगा। देखो, वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया होती है, कोई मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है प्राइमरी अमाइन जब अल्डेड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन का मतलब है एडिशन भी होगी और एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो अब देखो साइंस बड़ पड़ा है। प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन है गिलास कितना ले किसके साथ? अल्डेड कीटोन के साथ। तो अब पहले लिखते हैं अल्डेड। 7 बजे स्टार्ट नहीं 7 बेटा ये अल्डेड है, ये अल्डेड है, और रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? प्राइमरी अमाइन के साथ। केड़ी गलत है ये तेरी। रिकॉर्डिंग हो तो करी। बेटा ये प्राइमरी अमाइन है। देखो NH2 RNH2 है, RNH2 हो गया। अब क्या होगा? इस तरह होगा, एडिशन भी होगी और वाटर एलिमिनेट भी हो जाएगा। फेसबुक अलाउंगा बेटा एडिशन रिएक्शन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है, एडिशन और एलिमिनेशन दोनों। तो ये बन जाएगा RCH और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड NHR। इसको पढ़ते हैं इमीन। इमीन में कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है बेटा। कार्बन नाइट्रोजन का जिसमें भी डबल बॉन्ड उसको कहेंगे इमीन। तो इमीन बन जाएगा। अब हम लेते हैं एस्टल्डेट। बेटा एस्टल्डेट है ये। सिलेबस बारे में कहीं बताया है? सिलेबस कहीं ममता साजो सजो बड़ा से चैप्टर है मना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो एस्टल्डेट CH3C डबल बॉन्ड OH एस्टल्डेट होता है। CH3C डबल बॉन्ड OH एस्टल्डेट है। देखो फुल पढ़ाऊंगा चैप्टर प्लस वो ना बीजो सिलेबस बारे में कया नहीं की H2N कहीं है पढ़ाओ CH2 पछे CH3। थोड़ा टॉपिक चेंज करे बेटा इथाइल अमाइन है ये। कोई दिया CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन है ये। साइंस से ना मारो समझ
अब क्या होगा? मारो कसम ने वाटर रिमूव हो जाएगा। बेटा एडिशन भी हो रही है, एलिमिनेशन भी। देखो एडिशन भी है और एलिमिनेशन भी है इसके अंदर। ऐड भी हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल और वाटर एलिमिनेट भी हो रहा है। बस में है अक्षय में मोशन और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ध्यान ठीक करे है, इसको कहते हैं, ये भी मीन है बेटा। तो समझ में नहीं ये मीन्स का फंक्शनल ग्रुप है, या शेफ्स बेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आगे हमने अल्डेट कीटोन रिएक्शन में पढ़ना है। अल्डेट और कीटोन के बेटा रिएक्शंस में पढ़ना है, और इसको जनरली हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये एडिशन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। जैसे मैं कह रहा हूं, इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अल्डेट कीटोन क्रिएशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इसमें एलिमिनेशन भी हो रही है किसकी? वाटर की। वाटर एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा, अब जो लास्ट रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ डाइज़ोनियम साल्ट। लास्ट करेगा रे इसमें पहुंचाएगा बेटा फॉर्मेशन किसकी है? डाइज़ोनियम साल्ट की है। डाइज़ोनियम साल्ट का जनरल फॉर्मूला इस तरह होता है, आर होगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे सी है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ये है एलिफेटिक डाइज़ोनियम साल्ट। बेटा एलिफेटिक तय करो तय नाश्तो करो एलिफेटिक डाइज़ोनियम साल्ट अनस्टेबल होती है। ठीक है, अनस्टेबल है, और ये स्टेबल है 10 से लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से अगर टेम्परेचर कम है तो स्टेबल है, अगर टेम्परेचर 10 से बढ़ जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगी। तो बेटा ये एलिफेटिक डाइज़ोनियम साल्ट है जो अनस्टेबल होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू एरोमेटिक। एज कंपेयर टू एरोमेटिक डाइएज़ोनियम साल्ट उसके मुकाबले में, और एरोमेटिक ये है। और ये कुछ स्टेबल है, ये बेटा कुछ ना कुछ स्टेबल है। किसकी जैसे? बेंजीन की रिंग की वजह से, क्योंकि बेंजीन की रिंग के अंदर स्टेबलाइजेशन हो जाती है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। बेटा जो बेंजीन रिंग है उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये थोड़ी स्टेबल है, जबकि एलिफेट जो है वो अनस्टेबल है। और ये जो डाइज़ोनियम क्लोराइड है, मतलब डाइज़ोनियम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम, ठीक है, स्टेबल है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा डिकम्पोज हो जाएगी, डिकम्पोज टू फिनोल प्लस नाइट्रोजन और प्लस HCl बन जाएगा। बेटा ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड किस में तब्दील होगी? फिनोल में। तो ये समझे फिनोल की प्रिपरेशन भी होगी। आगे हमने फिनोल पढ़ना है टॉपिक, तो फिनोल की एक प्रिपरेशन है डाइज़ोनियम क्लोराइड से। अच्छा, अब है
कि इसका रिएक्शन मतलब बनेगा किससे, इसके लिए रिएजेंट कौन से यूज करते हैं बेटा, नाइट्रस एसिड। देखो इसके लिए नाइट्रस एसिड यूज करते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा इसके लिए रिएजेंट्स हैं जैसा आएगा। इथेन, इथेन किसके साथ, HNO2, इथेन नाइट्रस एसिड कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और टेंपरेचर कितना होगा, लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर रखेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर रखेंगे, 5 और 10 के दरमियान टेंपरेचर होगा, लेस देन। तो क्या बनेगा, बन जाएगा ये कंपाउंड CH3 CH2N ट्रिपल बॉन्ड Cl, इथेन डायएजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, इथेन डायजेनियम क्लोराइड, इथेन डायएजोनियम क्लोराइड। और दूसरा बनेगा वाटर बन जाएगा, इथेन डायजेनियम क्लोराइड बनेगा, दूसरा वाटर बनेगा। मगर आपको पता है टेम्परेचर 10 से कम रखना पड़ेगा और ये अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा। अब आते हैं एनिलीन के ऊपर, यहाँ पे एरोमेटिक। बेटा एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन रिएक्ट करती है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। बस खत्म, आखिरी आखिरी है बस। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ ACl 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, तो बनेगा फेसबुक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बन गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। बेटा ये नाइट्रस एसिड HNO2 है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज ऊपर